वेलकम टू पीएससी एग्ज़ाम प्रेप। आज है 22 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में। आइए देखते हैं। तो यह भी केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा था कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 के मानदंडों का पालन करने के लिए कंपनियों और इकाइयों को लगभग 1 साल का समय दिया जा सकता है और छोटे संगठनों या स्टार्टअप को इससे भी अधिक समय दिया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके ये क्या है। तो ये डीपीडी अधिनियम व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की सुरक्षा के लिए भारत में पेश किया गया एक कानूनी ढांचा है और ये सुनिश्चित करता है कि उनका डेटा केवल उनकी सहमति से साझा किया जाए। ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के प्रसंस्करण को नियंत्रित करता है और डिजिटल युग में व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। ये भारत के क्षेत्र के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किए गए और बाद में डिजिटाइज किए गए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है। ये भारत के क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने पर भी लागू होता है यदि इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपलों को समान या सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसका विकास तो डीपीडी अधिनियम का वैचारिक आधार न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट है, जिसके कारण 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की शुरुआत हुई। कई पुनरावृत्तियों और परामर्शों के बाद डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पेश किया गया था और बाद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पारित किया गया। इसके प्रमुख हितधारक या स्टॉक होल्डर कौन है? तो इसमें डेटा प्रिंसिपल यानी डेटा का स्वामी जिसका डेटा होता है, और डीपी ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं हो सकते हैं जिनका डेटा सुरक्षित रखा जाना है। डीपी को इसके उपयोग के विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाते हुए डेटा उत्पन्न करने और संसाधित करने के लिए लिखित सहमति देनी होगी। डीपी किसी भी समय सहमति वापस ले सकता है या इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब आप अगर हमारा डाटा यूज कर रहे हैं तो हम जब भी चाहेंगे तो मना कर सकते हैं अपना डाटा यूज करने के लिए। डेटा फिड्यूसरी एक डेटा एकत्र करने, संग्रहित करने और साझा करने वाली इकाई है। एक डेटा प्रत्ययी एक सहमति प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है, जो एक डीपी को एक सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहमति देने और प्रतिबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने में सक्षम बनाता है। केंद्र सरकार प्रासंगिक कारकों के आंकलन के आधार पर जब वे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, किसी भी डेटा फिड्यूसरी या डेटा फिड्यूसरीज के वर्ग को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है। डेटा प्रोसेसर एक इकाई है जो डेटा फिड्यूसरी की ओर से डेटा संसाधित करती है। कुछ छोटी संस्थाओं में डेटा प्रत्ययी और डेटा प्रोसेसर दोनों समान हो सकते हैं। डेटा संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधान के तहत डेटा फिड्यूसरी द्वारा डीपीओ मतलब डेटा संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें कुछ अन्य प्रावधान हैं। तो अन्य प्रावधानों में नागरिक अधिकार जैसे डेटा प्रमुख अधिकारों के तहत व्यक्तियों का सूचना का अधिकार, सुधार और मिटाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और व्यक्ति की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का अधिकार भी शामिल है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको जो या तो दिमागी रूप से सही नहीं है या तो कोई बीमारी से ग्रस्त है जिसको या मृत्यु किसी की हो गई है, तो उसके लिए एक नॉमिनी कर दिया जाएगा जो उसके डेटा संरक्षण को प्रयोग करने की अनुमति दे सकता हो। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये एक निष्पक्ष न्यायिक रूप से कार्य करेगा जो संबंधित पक्षों के बीच गोपनीयता से संबंधित शिकायतों और विवादों को हल करने के लिए जिम्मेदार है। ये एक स्वतंत्र नियामक के रूप में
और इसके पास अधिनियम के प्रावधानों के गैर अनुपालन के मामलों का पता लगाने और तदनुसार जुर्माना लगाने का भी अधिकार होता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मुख्य अधिकारी और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। DPBI के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी और उच्च न्यायालय किसी भी उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी मुकदमे पर विचार करने या किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई विशेषज्ञता नहीं दी जाएगी। उल्लंघन के लिए जुर्माना तो ये अधिनियम गैर अनुपालन के लिए आपराधिक दंड नहीं लगाता है। ये एक डेटा फिड्यूसरी या डेटा प्रोसेसर को 250 करोड़ रुपए से लेकर एक डेटा प्रिंसिपल मतलब डेटा का मालिक को न्यूनतम 10,000 रुपये तक का वित्तीय जुर्माना दे सकता है। मौजूदा कानूनों से टकराव तो डीपी अधिनियम के प्रावधान वर्तमान में प्रभावी किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और उनका स्थान नहीं लेंगे। हालांकि इस अधिनियम के प्रावधान और वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधान को ऐसे टकराव की सीमा तक प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप। तो हम आगे इसको स्टेप ही बोलेंगे। आइए देखते हैं। तो भारत सरकार के सौर मिशन आदित्य L1 ने सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल्स स्पेक्ट्रोमीटर यानी स्टेप नामक एक उपकरण की मदद से अंतरिक्ष में सौर हवा में ऊर्जावान कणों का अध्ययन शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं स्टेप के बारे में। यह एक अंतरिक्ष पर एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड की एक उप प्रणाली है। स्टेप का मुख्य उद्देश्य L1 बिंदु पर अंतरिक्ष यान की स्थिति से उसके कार्य करने का तक ऊर्जावान कणों के वातावरण का अध्ययन करना है। लंबी अवधि में स्टेप्स के डेटा से हमें यह समझने में भी मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष का मौसम कैसे बदलता है। इसमें 6 सेंसर शामिल हैं, प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में निरीक्षण करता है और सुपर थर्मल और ऊर्जावान आयनों को मापता है। पृथ्वी की कक्षाओं के दौरान एकत्र किया गया डेटा वैज्ञानिकों को ग्रह के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करता है, खासकर इसके चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। इसे अहमदाबाद के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के समर्थन से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL द्वारा विकसित किया गया था। आइए थोड़ा आदित्य L1 के बारे में कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो ये आदित्य L1 ये L1 पॉइंट है और हमारा जो हमने आदित्य L1 को भेजा है मिशन वो यहीं पे रह के सूर्य की अध्ययन करेगा, सूर्य का यहाँ पे स्थापित देखिए L1 पॉइंट पे। आइए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। आदित्य का इसका संस्कृत में अर्थ सूर्य होता है और सौर वातावरण यानी सौर कोरोना ये सबसे बाहरी भाग का अध्ययन करने के लिए एक नियोजित कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष यान है आदित्य L1। इसे इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला समर्पित भारतीय मिशन है और इसे PSLV XL लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया था। उम्मीद है कि आदित्य L1 की पेलोड के सूट निम्नलिखित की घटनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों का प्रसार आदि विशेषताएं शामिल हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिथुन के बारे में है। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला है, इसलिए ये चर्चा में आया है। यह मिथुन या गायल भी इसको बोलते हैं। ये इसका वैज्ञानिक नाम बोस फ्रंटलिस है और भारतीय गौर या बायसन का वंशज इसको माना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के नीसी, अपातानी, गैलो और आदि जैसी जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार और यूनान, चीन
में वितरित किया जाता है। इसे पहाड़ के मवेशी के नाम से भी जाना जाता है। गयाल या मिथुन ये अरुणाचल प्रदेश के और नागालैंड का राज्य पशु भी है। इसमें बहुत अधिक व्यावसायिक संभावनाएं हैं और पोषण, आजीविका और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिथुन किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर व्यापार करने में मदद करने के उद्देश्य से खरीदार और विक्रेता के रूप में पंजीकृत करने के लिए एम मंत्रा ऐप लॉन्च किया है। इसकी संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं तो ये IUCN की लिस्ट में असुरक्षित है और साइट्स की परिशिष्ट वन में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में इसके मुख्य तथ्य देख लेते हैं FSSAI के बारे में। तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 में इस अधिनियम 2006 अधिनियम के तहत इसको वैधानिक निकाय माना था और ये 2006 के FSS अधिनियम के विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित किया जो पहले विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भोजन से संबंधित मुद्दे संभालते थे। उनको सबको इकट्ठा करके FSSAI संगठन बना दिया गया 2006 में और इसका नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारा अगला आर्टिकल रेफ्लेसिया के बारे में है। तो ये एक फूल की प्रजाति है और इस तरह से दिखती है, एकदम मशरूम टाइप का नहीं लग रहा कुछ थोड़ा। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में एक नए शोध में चेतावनी दी गई है कि प्रसिद्ध बड़े रेफ्लेसिया फूल की अधिकांश प्रजातियां अब विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ये जानते हैं। तो रेफ्लेसिया दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी परजीवी फूल वाले पौधों की एक प्रजाति है। ये पौधे आकार और वजन दोनों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत फूल पैदा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी दुर्गंध के कारण उन्हें अक्सर लाश फूल या डेड फ्लावर कहा जाता है। इनका वितरण यानी ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो ये सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, प्रायद्वीपीय मलेशिया और दक्षिण थाईलैंड और फिलीपींस के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विशेष इलाकों में पाए जाते हैं। रेफ्लेसिया की 42 प्रजातियां हैं और इस जीनस के भीतर सबसे प्रसिद्ध प्रजाति रेफ्लेसिया अर्नोल्डी है। इसकी विशेषताएं तो ये विशाल हैं और व्यास में लगभग 3 फीट यानी लगभग 1 मीटर तक पहुंच सकते हैं और इनका वजन लगभग 7 किलो होता है। ये परजीवी जीवन शैली जीते हैं। ये परजीवी हैं जिसका अर्थ होता है कि उनमें पारंपरिक पौधों की तरह पत्तियां, तना या जड़ें नहीं होती। इसके बजाय वे पोषक तत्वों और सहायता के लिए टेट्रास्टिग्मा नामक मेजबान मतलब जो बेल होता है उस पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन उसी से ये ग्रहण करते हैं। रेफ्लेसिया का एकमात्र दस्त भाग फूल है। उसका जो दिखने वाला एक भाग बस फूल है। सीमित खिलने की अवधि है इसकी। इसमें खिलने की अवधि कम होती है जो अक्सर केवल कुछ दिनों के लिए लेकर 1 सप्ताह तक ही रहती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिम्बेक्स 23 के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवरत्ती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी सिंगापुर भारत और समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 30वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं, इसलिए ये चर्चा में है। ये भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। यह 1994 से आयोजित किया जा रहा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा निरंतर नौसैनिक अभ्यास होने का गौरव प्राप्त है। सिम्बेक्स 2023 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर के हार्बर चरण, उसके बाद समुद्री चरण और उसके बाद रणविजय, कवरत्ती और सिंधु केसरी के अलावा लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। हार्बर चरण में पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ और आदान प्रदान और खेल कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला देखी जाएगी, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। सिम्बेक्स 23 के समुद्री चरण में जटिल और उन्नत वायु रक्षा अभ्यास
गनरी फायरिंग, सामरिक युद्धाभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास और अन्य समुद्री संचालन शामिल होंगे। दोनों नौसेनाओं की इकाइयां समुद्री क्षेत्र में संयुक्त रूप से बहु अनुशासनात्मक संचालन करने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हुए अपने युद्ध से लड़ने के लिए कौशल को सिखाने का प्रयास करेंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नुआखाई जुहार के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नुआखाई जुहार के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी, तब ये चर्चा में आ गया है। तो आइए देखते हैं। ये पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक त्यौहार है। नुआ शब्द का अर्थ है जैसे नया, और खाई का अर्थ भोजन होता है, मतलब नया भोजन। इसका उद्देश्य ये एक कृषि त्यौहार है जो मौसम के नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। एक गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन यानी भाद्रपद या भद्र अगस्त सितंबर महीने के चंद पखवाड़े के 5वें दिन मनाया जाता है। अनुष्ठान क्या है? तो समझा जाता है कि नुआखाई में 9 रंग होते हैं और परिणाम स्वरूप उत्सव के वास्तविक दिन की प्रस्तावना के रूप में अनुष्ठानों के 9 सेटों का पालन किया जाता है। लोग नई कटी हुई फसल, जिसे नवाहा कहते हैं, अपने अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। नवाहा चढ़ाने के बाद लोग नई कटी फसल से तैयार विभिन्न प्रकार के व्यंजनों या भोजनों का स्वाद लेते हैं। नुआखाई जोहार त्यौहार का एक प्रमुख अनुष्ठान है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्रेडिट सूचना कंपनियां यानी CIC के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्रेडिट सूचना कंपनियों को वाणिज्यिक और माइक्रो फाइनेंस क्षेत्रों के लिए एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये CIC अन्य लोगों के अलावा ऋण और क्रेडिट कार्ड के संबंध में व्यक्तियों और उनकी कंपनियों के सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट लेन देन और भुगतान इतिहास को एकत्रित करते हैं। उनका प्राथमिक कार्य विभिन्न स्रोतों जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, ऋणदाताओं और अन्य क्रेडिट देने वाली संस्थाओं से डेटा इकट्ठा करना है और फिर इस डेटा को क्रेडिट रिपोर्ट में संकलित करना है। बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान ऋण देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने से पहले उधारकर्ताओं की साख तय करने के लिए CIC की रिपोर्ट और स्कोर का हवाला देते हैं। भारत में CIC को RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और क्रेडिट सूचना कंपनी विनिमय अधिनियम 2005 और RBI द्वारा जारी विभिन्न अन्य नियमों और विनियमनों द्वारा शासित किया जाता है। CICRA की धारा 15 के अनुसार प्रत्येक क्रेडिट संस्थान बैंकों की तरह क्रेडिट संस्थान को कम से कम एक CIC का सदस्य होना चाहिए। CICRA ये भी निर्धारित करता है कि CIC केवल अपने सदस्यों से जानकारी मांगकर और प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई बैंक CIC से जानकारी मांगता है तो उसे अन्य संस्थानों द्वारा दी गई जानकारी ही मिलेगी। वर्तमान में 4 क्रेडिट सूचना कंपनियों को RBI द्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये कंपनियां हैं क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिविल और इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड सिविल, इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त अग्रणी क्रेडिट ब्यूरो और CIC है, मतलब CIC कंपनी है। इसका प्राथमिक कार्य ये अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर तैयार करने और प्रदान करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय डेटा को एकत्र करना और उसको बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है। ये 600 मिलियन व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों की क्रेडिट फाइलें रखता है। सिविल इंडिया एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन का हिस्सा है, इसलिए भारत में क्रेडिट स्कोर को सिविल ट्रांस यूनियन स्कोर के रूप में जाना जाता है। सिविल स्कोर क्या होता है? तो ये आपके क्रेडिट इतिहास का 3 अंक का संख्यात्मक सारांश होता है। मतलब इसमें देखा जाता है कि आप पिछला रिकॉर्ड आपका कैसा रहा। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो पिछला आपका रिकॉर्ड जिस टाइम पे चुकाया कि नहीं चुकाया, इसी सिविल स्कोर में यही सब चेक किया जाता है।
इसकी गणना तो इसे सिविल रिपोर्ट में पाए गए क्रेडिट इतिहास का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। ये पिछले 36 महीनों के उधारकर्ताओं की क्रेडिट प्रोफाइल को ध्यान में रखता है। मतलब पिछले 36 महीने में आपने उधार लिया, उसको समय पर चुकता किया है या नहीं किया, इसी की देखरेख करता है। इसका मूल्य तो क्रेडिट स्कोर का मूल्य 300 से 900 के बीच हो सकता है। ऋणदाता आवेदकों को ऋण देने में जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए CIBIL रिपोर्ट सिविल और CIBIL सिविल स्कोर और सिविल रैंक की जांच कर सकते हैं और तदनुसार नए ऋण क्रेडिट कार्ड आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। सिविल स्कोर 900 के जितना करीब होगा, वो उपभोक्ता के क्रेडिट कार्ड या ऋण आवेदन स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही अच्छी होगी। मतलब उसका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। अगर 300 से नीचे होगा तो उसको फिर ऋण लेने की संभावना, मतलब उसको ऋण नहीं देगी कोई बैंक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बराक टैंक के बारे में है। तो कुछ इस तरह का बराक टैंक दिखता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी के टैंक कृत्रिम रूप से बुद्धिमान मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित बराक टैंक का अनावरण किया है। ये बराक या लाइटनिंग इजराइल द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। इसे इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बख्तरबंद वाहन निदेशालय और IDF के ग्राउंड फोर्सेज और आर्म्ड द्वारा कोर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसिंग और प्रोसेसिंग क्षमताएं शामिल हैं। बराक में मशीनों में सहायता के लिए टच स्क्रीन और एक परिचालन एप्लीकेशन स्टोर भी शामिल है। आयरन विजन क्या है? तो आयरन विजन, ये टैंक कमांडर को आयरन विजन नामक हेलमेट से लैस किया जाएगा, जो लड़ाकू जेट पायलटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हेलमेट से मिलता जुलता होगा। यह उपकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सिर की गति के माध्यम से 360 डिग्री स्कैनिंग का उपयोग करके वास्तविक समय के लक्ष्य स्थान को सक्षम करेगा। इससे सैनिकों के अंतर्निहित दृश्यता चुनौतियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी, जिससे मिशन की प्रभावशीलता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। इसमें 120 मिमी स्पूतबोर गन शामिल है। ये बंदूक 4 किलोमीटर तक की दूरी पर उच्च प्रवेश प्रोजेक्टाइल और निर्देशित गोला बारूद दाग सकती है। इसके अतिरिक्त हथियार में 7.62 मिमी मशीन गन की एक जोड़ी, बुर्ज के दाईं ओर स्थापित एक अतिरिक्त 7.62 मिमी मशीन गन और 60 मिमी मोर्टार शामिल हैं। इसमें उन्नत विंड ब्रेकर मिसाइल रक्षा प्रणाली भी शामिल है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फेलिन पैनेलोकोपेनिया वायरस के बारे में। फेनिल पैनेलोकोपेनिया वायरस। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये अभी पिछले महीने में बेंगलुरु के बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में तेंदुओं के 7 शावकों को फेलिन पैनेलोकोपेनिया वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई। इसलिए चर्चा में है। तो यह बिल्लियों की अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। इसे फेलिन डिस्टेम्पर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जानलेवा संक्रामक रोग है। यह शरीर में तेजी से बढ़ने वाली और विभाजित होने वाली कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट कर देता है, जिससे अस्थिमज्जा, आंतों और त्वचा की कोशिका और विकासशील भ्रूण शामिल हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो ये एक बार फेलिन पैनेलोकोपेनिया वायरस से संक्रमित होने पर पशु की आंतें पूरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। उनमें गंभीर दस्त, उल्टी और निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कमी होती है जैसे, और जिससे अंततः मृत्यु हो जाती है। यह तेज़ी से फैलता है और संक्रमित जानवर 4 से 5 दिनों के भीतर मर जाता है। इसका इलाज क्या है? तो फेलिन पैनेलोकोपेनिया के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। ये निर्जलीकरण का इलाज आक्रामक अंतःशिरा द्रव चिकित्सा से किया जाता है, जबकि उल्टी और दस्त के नैदानिक लक्षणों का इलाज डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं से किया जाता है। संयुक्त रक्त कोशिका की कम संख्या के कारण होने वाले किसी भी द्वितीयक जीवाणु संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए अक्सर एंटीबायोटिक थेरेपी की शुरुआत की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के बारे में। आइए देखते हैं।
तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी हाल ही में कनाडा से संबंध रखने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े 43 व्यक्तियों का विवरण मतलब उनका लेखा जोखा जारी किया है। तो आइए इसलिए चर्चा में आया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो NIA भारत की एक केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका उद्देश्य एक उन्मुख कार्यबल के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद निरोध और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जांच के उत्कृष्टता में मानक स्थापित करना है। इसका मंत्रालय तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है और इसकी स्थापना तो NIA का गठन 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियम के साथ किया गया था। एजेंसी को राज्यों में की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार है और यह गृह मंत्रालय के एक लिखित उद्घोषणा के तहत काम करता है। NIA मामलों में प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करती है और कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी मामले में जांच NIA को सौंपने का अनुरोध कर सकती है। मतलब राज्य सरकार कोई भी केंद्र सरकार से बोल सकती है कि NIA के द्वारा जांच करवाई जाए कोई अगर है इशू, बशर्ते मामला NIA अधिनियम की अनुसूची में शामिल अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो, क्योंकि इनकी एक सूची होती है, उसमें ये लिखा होता है कि ये मामला कौन कौन से है जिसको NIA जिसकी जांच पड़ताल करेगी। केंद्र सरकार NIA को देश भर में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करने उसके हाथ में लेने के लिए कह सकती है, अपने अंडर में लेने के लिए बोल सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार NIA के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच करने की शक्ति होगी। इनका कार्यालय तो इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और NIA के देश भर में और भी 12 शाखाएं कार्य करती हैं। इसमें हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू और चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल में स्थित है। तो आज के हमारे आर्टिकल समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।